बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा में हम यूनिट फर्स्ट में पार्ट 1 इसके पहले मैं आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन एंड वेक्टर सब स्पेस की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो बेसिस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे बेसिस की थ्योरम। बेसिस मीन्स आधा। तो V ओवर एफ हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो जो V का एक सबसेट होगा एस, इसको हम कहेंगे V ओवर एफ की बेसिस। ठीक है, जो V का सबसेट होना चाहिए इसे हम कहेंगे V ओवर एफ का आधार। नंबर 1, एस के जो वेक्टर हैं वो होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एस कॉन्स्टेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मीन्स एस यदि हमने लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये किसका सबसेट है? V का। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस जेड डैश AN अल्फा एन इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ जो स्केलर यूज हो रहे हैं A1 A2 AN, ये सब क्या होने चाहिए? 0। इसका मतलब ये हुआ कि S हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बेसिस में सबसे पहले जो हम सबसेट लेते हैं V का, उसके जो वेक्टर हैं वह लीनियरली इंडिपेंडेंट रेखिक स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा, एस जनरेट्स V, मतलब एस जनरेट्स V का कहने का मतलब यह है कि जो एस के जो वेक्टर्स हैं उन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन के V के एवरी एलिमेंट्स लिखे जाएं। मीन्स यदि अल्फा बिलोंग्स टू V, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट से V का, देन अल्फा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। तो अल्फा को हम S के वेक्टर के रेखिक संचय के रूप में लिखें। ठीक है, मीन्स अल्फा कैन बी रिटन एज A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस जेड डैश AN अल्फा एन। अगर ऐसा हम लिख पाते हैं तो इसका मतलब होता है LS इक्वल टू V, मतलब S V को जनरेट करता है, मतलब V के सभी एलिमेंट्स S से जनित होते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक एलिमेंट भी यूज हो सकता है, जैसे अल्फा कैन बी रिटर्न, एक ही वेक्टर को यूज करना तो A1 अल्फा एन, बाकी सब वेक्टर्स के क्या हो जाएंगे? बाकी स्केलर 0 हो सकते हैं। 2 भी यूज हो सकते हैं, एन भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरा, यदि जिसकी हम बेसिस बताते हैं तो उसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेंगे और उस वेक्टर को एस के वेक्टर का रेखिक संचय, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम बताते हैं। तो ये हो गई बेसिस की डेफिनेशन। इसको बहुत अच्छी तरह से आप करिए, क्योंकि जितनी भी डायमेंशन की थ्योरम है इससे रिलेटेड होती है, क्योंकि उसमें हमें डायमेंशन बताना। अब डायमेंशन मीन्स क्या होता है? डायमेंशन मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। जो भी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका जो बेसिस है उसमें जो अवयवों की संख्या होती है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। मीन्स डायमेंशन V से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन V की एक बेसिस है तो डायमेंशन V क्या हो जाएगा यहाँ पर? N। तो वीमा बोलते हैं। तो वीमा V मतलब उसके आधार के अवयवों की संख्या। अब इससे रिलेटेड जो हम डायमेंशन की थ्योरम करेंगे तो उसके पहले हम थ्योरम के मैं कुछ स्टेटमेंट दे रही हूँ जिसके स्टेटमेंट हमें आने चाहिए तो वो यूज होते हैं। एक है विस्तार प्रमेय, एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम यह है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यदि आपका एक परिमित जनित वेक्टर सदिश समष्टि है तो उसका प्रत्येक रेखिक स्वतंत्र उपसमुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, वो या तो उसकी बेसिस बनाता है या जो V की हम बेसिस बनाते हैं उस लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सबसेट है उसको विस्तार करके उसकी बेसिस बनती है। मतलब यदि सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका? V का। तो या तो यही इसकी बेसिस हो जाएगी या इसको विस्तार करके मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन कॉमा फिर बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, मतलब और इसमें कुछ एलिमेंट्स में डालूंगी तो ये इसकी बेसिस बनेगी। तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, या तो वही उसका आधार होगा या उसको बढ़ाकर उसमें कुछ वेक्टर्स डाल के वो उसका आधार बनेगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है, इसको विस्तार प्रमेय कहते हैं। फिर दूसरा है, यदि आपका वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n है, डायमेंशन n मतलब उसमें बेसिस के अवयवों की संख्या n है, तो n+1 यदि कोई भी हम उसका सबसेट लेंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। दूसरा है मीन्स ईच सेट ऑफ n+1 या मोर देन वेक्टर्स फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n है इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। फिर दूसरा है, यदि W इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F और डायमेंशन V यदि n है तो जो उसका सब स्पेस है उसका डायमेंशन या तो n के इक्वल या उससे छोटा होता है। ये छोटी छोटी थ्योरम है जो हमारे को मैन थ्योरम में यूज होती है। अब जो
थ्योरम है मैन और इफ W1 W2 टू सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, W1 और W2 उसके सब स्पेस हैं V ओवर F के, तो आपको हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये जो हम थ्योरम प्रूव करते हैं, इसका हम ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट, इसको इसकी डायमेंशन को इसके इक्वल बताते हैं। अब इसमें भी जो सबसे छोटा सेट होता है उसका हम बेसिस लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई भी जो उसका सबसेट है वो उसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो उसके सेट को उसको विस्तारित किया जाता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट होता है W1 का, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 का भी सबसेट होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो जो जितने भी उसके अंदर सेट आते हैं उनका वो सबसेट होता है। तो छोटा सेट कौन है? W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम बेसिस किसकी लेंगे? हम W1 की नहीं लेंगे, W2 की नहीं लेंगे, सबसे पहले हम बेसिस करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 की, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 is a subset of W1 and W1 intersection W2 is also subset of W2। मीन्स ये सुपर सेट W1 W2 ये छोटा सेट है, ठीक है। तो हमने कंसीडर करा लेट, तो ध्यान रखिए W1 इंटरसेक्शन W2 की हम बेसिस स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो माना S बराबर Γ1 Γ2 गामा के, ये मैंने बेसिस ली हमने किसकी? W1 इंटरसेक्शन W2 की। मीन्स डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू K हो जाएगा। अभी आपने बताया कि डायमेंशन मतलब उसके अवयवों की संख्या, ये हो गया। अब चूंकि S जो है ये जो बेसिस होती है, जिसकी बेसिस होती है वो उसका सबसेट होता है, तो S इज ए सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 किसका सबसेट है? W1 का। तो यहाँ से क्लियर है कि S जो सबसेट है वो W1 की भी होगा एंड S इज आल्सो सबसेट ऑफ W2। तो चूंकि S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट? क्योंकि हम बोलते हैं अगर कोई भी बेसिस है, आधार है, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है कि वो लीनियर, उसके जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चूंकि S बेसिस है तो S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S इज ए सबसेट ऑफ W1। पहले इसको कंसीडर करेंगे। तो S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S इज ए सबसेट ऑफ W1। तो हमारी जो एक्सटेंशन थ्योरम है वो कहती है कि यदि कोई भी उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो वो उसकी बेसिस होगा या उसकी बेसिस को आगे विस्तारित करके हम बनाते हैं। तो S कैन बी एक्सटेंड टू द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ W1, मतलब W1 की जो बेसिस बनेगी, S किसकी बेसिस है? W1 इंटरसेक्शन S W2 की। क्लियर? तो जब हम W1 की जो बेसिस बनाएंगे उसमें ये एलिमेंट्स होंगे ही। तो जो W1 की बेसिस है उसको हमने कंसीडर करा Γ1 Γ2 Γk, और न्यू एलिमेंट्स जो डाले वो α1 α2 αl। तो डायमेंशन ऑफ W1 माना कि ये इसकी बेसिस है, तो W1 की जो डायमेंशन हो जाएगा K प्लस L, ठीक है। तो K किसकी बेसिस है? W1 इंटरसेक्शन W2 की, और W1 इंटरसेक्शन W2 की जो बेसिस है वो उसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए विस्तार प्रमेय से ये W1 की बेसिस को भी बनाएंगे। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू K प्लस L। ध्यान रखिए W1 में हमने α1 α2 αl डाला है। इसी तरह से सिमिलरली W जो S इज आल्सो सबसेट ऑफ W2 और S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो W2 की जो बेसिस बनेगी उसमें भी S के एलिमेंट्स, S के वेक्टर्स रहेंगे। तो जो डायमेंशन ऑफ हम W2 की जो बेसिस बनाएंगे वो हमने लिया Γ1 Γ2 Γk, β1 β2 βm। इसमें जो एलिमेंट्स डाले वो डाले हमने β1 β2 βm। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ W2 क्लियर दिख रहा है K प्लस M। तो डायमेंशन ऑफ W1 K प्लस L, मतलब आपका डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना था हमारा? K, एंड डायमेंशन ऑफ W1 K प्लस L एंड डायमेंशन ऑफ W2 K प्लस M। क्लियर? ये विस्तार प्रमेय से ही हुआ। अब हम जो हमारी जो थ्योरम का है ये इस पार्ट को लेके चलेंगे, सबके डायमेंशन हमें पता है तो इन सब की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ आया K प्लस L प्लस K प्लस M माइनस K, इसका मीन्स टोटल K से K कैंसिल, मतलब K प्लस L प्लस M। और ये जो हमें प्रूफ करना है ये हमें प्रूफ करना है, किसका डायमेंशन बताना है? W1 प्लस W2। मतलब हमें जो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, टू प्रूव द थ्योरम वी मस्ट शो डैट कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या बता देंगे हम? K प्लस L प्लस M। कि K प्लस L प्लस M क्या है? K प्लस L प्लस M है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यही हमें प्रूफ करना है। तो अब हम ये हमारी मेन थ्योरम पर यहाँ आ गए।
तो हमें W1 प्लस W2 का डायमेंशन ये बताना है, मतलब हमें W1 प्लस W2 की जो बेसिस लेंगे, जो उसका आधार लेंगे, उसमें अवयवों की संख्या हमें K प्लस L प्लस M बतानी है। अब हम आगे चलेंगे, जो वी क्लेम डेट मतलब हम बताएंगे कि S1 मैंने लिया। अब के एलिमेंट्स किसमें? गामा 1 गामा 2 गामा के। एल वाले कौन से एलिमेंट्स है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल। एंड एम वाले कौन है? बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम। तो इन एलिमेंट्स को मैंने कंसीडर करा, उसको माना S1 और इसी को हम बताएंगे बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। इससे S1 को हम बताएंगे W1 प्लस W2 का आधा। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ तक चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम ये बताएंगे कि W1 प्लस W2 की जो बेसिस है इसको बेसिस बताएंगे। बेसिस के लिए हमने अभी डेफिनेशन दी। आधार के लिए सबसे पहले इसके जो वेक्टर है उनको बताएंगे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे? हम लेंगे इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर रेखिक संचय, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और उसमें जितने भी स्केलर यूज हो रहे हैं उन सबको हम जीरो बताएंगे। तो हमने लिया नाउ फर्स्ट, इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएंगे। तो नाउ वी कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 CK गामा के। इसके साथ लिया मैंने A1 A2 AL एंड इसके साथ प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 एंड ये लिया हमने। ठीक है, जहाँ आप लिख सकते हैं वेयर C1 C2 एंड A1 A2 AN एंड B1 B2 BM बिलोंग्स टू F फील्ड के एलिमेंट्स। अब इस पार्ट को हमने बीटा 1 बीटा 2 इस पार्ट को तो यहीं रखा और बाकी जो गामा 1 और अल्फा 1 है उसको यहाँ लिया। तो ये माइनस और ये पूरा ब्रैकेट लगा के ये पूरी स्टेप यहाँ से लेके अल्फा L तक इधर लिख लिया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, गामा 1 गामा 2 गामा के एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल का यह है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को यदि हम उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं तो वो एलिमेंट्स, वो वेक्टर उसी बेस की बेसिस पे चला जाता है, तो उसी सेट में चला जाता है। तो ये किसकी बेसिस है? ये है गामा 1 गामा 2 गामा के एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल। ये है बेसिस किसकी? W1 की। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये किस में चला जाएगा? W1 में। तो ये इसका मतलब इतना पार्ट, ये वाला पार्ट यदि राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का यदि W1 में है और ये वैल्यू है बीटा 1 बीटा 2 किसकी? इसकी इक्वल, तो ये भी किस में चला गया? ये भी एलिमेंट्स किस में चला गया? बिलोंग्स टू W1। क्लियर? ये वाला पार्ट W1 है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी किस में हो गया? W1 में चला गया। अब इतना आपको क्लियर हुआ। अब वापस हम आएंगे, इसको देखेंगे। बीटा 1 बीटा 2 बीटा M ये किसकी बेसिस में आ रहा था? ये आ रहा था W2 की बेसिस में। तो मैंने बताया था कि W2 की बेसिस या किसी की भी वेक्टर स्पेस की जो हमारी बेसिस रहती है उसका मतलब ये नहीं कि उसके सभी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आए, उसके दो एलिमेंट्स का, दो वेक्टर का भी लीनियर कॉम्बिनेशन यदि हम है तो उसी के अंदर बिलोंग्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा M ये किसकी बेसिस है? ये बेसिस है W2 की। तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन ये किस में बिलोंग्स होगा? ये बिलोंग्स हो गया W2 में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 एंड BM बीटा एन एक तरफ तो W1 में आ रहा है और दूसरी तरफ यही एलिमेंट W2 में बिलोंग्स हो रहा है। मतलब ये वाला जो एलिमेंट्स है W1 इंटरसेक्शन W2 कॉमन एलिमेंट्स है, ये बिलोंग्स किस में हो जाएगा? W1 इंटरसेक्शन W2 में। इसको आप बिल्कुल क्लियर समझिए, या लैंग्वेज में आप यहाँ लिखवा रहे हैं, यहाँ से इसको क्लियर कराएं। पहले देखा हमने इतना पार्ट, सिंस इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट जो है ये वाला आप लिखेंगे, इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, तो दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू W1। फिर नीचे लिखेंगे क्योंकि ये जो है बीटा 1 बीटा 2 इतना पार्ट, ये वाला जो एलिमेंट्स है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W2, तो ये बिलोंग्स टू W2। इसको लैंग्वेज में लिखने के बाद में हम देखेंगे सिंस इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू W2, तो ये W1 में भी बिलोंग्स होगा और W2 में भी बिलोंग्स हो रहा है, इसलिए ये वाला जो एलिमेंट है किस में बिलोंग्स हो गया? W1 इंटरसेक्शन W2 में। अब यहाँ पर ये हमने जो बता दिया, अब चूंकि W1 इंटरसेक्शन W2 ये पूरा इसको मान लीजिए एक न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, इसको टुकड़ा नहीं है, एक नया वेक्टर बन गया जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग्स है। बट W1 इंटरसेक्शन W2 की जो हमारी बेसिस है, आधार का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी वेक्टर है वो उसकी आधार का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट जो है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स है तो उसके जो बेसिस है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो दिस एलिमेंट्स, दिस वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर? बट W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस क्या है? वो है गामा 1 गामा 2 गामा के।
तो लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने जो बनाया है गामा वन के साथ जो स्केलर डाले हुए हैं D1 गामा वन प्लस D2 गामा टू प्लस DK गामा के। क्लियर? मतलब दिस फैक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा वन गामा टू गामा के। ये आपकी बेसिस का ही डेफिनेशन में आता है कि यदि कोई उसका आधार है तो उसके अंदर जो भी वेक्टर है वह उसके आधार का रेखिक संचय होता है, उसकी जो बेसिस है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है किसका है? W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस की डेफिनेशन से ये वेक्टर इसकी बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। बट W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस हमारी क्या है? गामा वन गामा टू गामा के। मतलब दिस एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा वन गामा टू गामा के। ये लिख लिया हमने। अब इसको आप इधर ले आइए, इस पूरे को इधर ले आइए, साइन माइनस आ जाएगा। हमें केवल ये देखना है कि स्केलर कौन से हैं, B1 B2 एंड D1 D2 ये हो रहा है, ठीक है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? 0। अब हम देखेंगे यहाँ पर β1 β2 एंड बीटा एम, गामा वन गामा टू गामा के। मतलब इसको मगर ऐसे लिखें, गामा वन गामा टू गामा के एंड β1 β2 बीटा एम। ये किसकी बेसिस थी? ये बेसिस थी हमारी W2 की, ठीक है। हम W2 की बेसिस यही लेके चल रहे थे। तो W2 की बेसिस की डेफिनेशन से बेसिस के जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं? रेखिक स्वतंत्र। इसका मतलब ये जो इसके अंदर जितने भी स्केलर यूज हो रहे हैं सब स्केलर्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 0 के इक्वल। ये हम लिखेंगे β1 β2 बीटा एम एंड गामा वन गामा टू गामा के इज ए बेसिस ऑफ W2। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, मतलब आधार की परिभाषा से B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू Bn ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे? 0 के इक्वल। इसमें आप गामा वन गामा टू भी लेंगे बट हम केवल कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, अब आप हमारे जो सब में, अब हमने एक तरह से हमने पहले बता दिया था कि B1 इस पहले हमने बताया था C1 C2 Cn, ये तो चूंकि इसकी बेसिस थी किसकी? W1 की, तो ये 0 बता दिए थे सब स्केलर। अब ये वाले बता दिए, मतलब जितने भी स्केलर हमारे यूज हो रहे हैं सब किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि द सेट ऑफ S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? मतलब दो टुकड़े, एक बार हमने बताया C1 C2 Ck है ना, A1 A2 An 0, और दूसरी बार बताया B1 B2 ये B1 B2 Bn किसके इक्वल? 0 के इक्वल। इसको आपने देखिए यहाँ से इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हमने यहाँ बताया B1 B2 Bm इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू भी 0। अब B1 B2 Bm 0 आए तो इसको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो ये यहाँ पे पुटअप कर दिया, ये इक्वल टू 0। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। इसके से क्या हुआ? यहाँ पे C1 C2 Cn ये भी क्या हो गया? 0, क्योंकि ये किसकी बेसिस है? हमारी W1 की। तो इसलिए ऑल स्केलर्स क्या हो गए हमारे? 0 के इक्वल। तो आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद में कि दिस इम्प्लाइज ये सब स्केलर 0। अब नेक्स्ट क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बता दिया। अब हम बताएंगे कि W1 प्लस W2 जो उसका कोई भी इसका अंदर जो एलिमेंट्स है वह इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है। और W1 प्लस W2 की बेसिस हमने क्या ली है? हमने लिया इसकी गामा वन गामा टू गामा के, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एल एंड बीटा वन बीटा टू बीटा एम जो भी लिया है। तो हमने कंसिडर करा लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। मीन्स अल्फा is a sum elements of W1 plus elements of W2 and W1 का भी जो elements होगा वो क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 एंड दिस होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W2। तो लीनियर, तो इस तरह से अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, क्योंकि W1 और W2 की जो बेसिस को यदि हम कंबाइन करेंगे तो हमें बेसिस मिल जाती है S1। इस तरह से अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? LS1। यही हमें प्रूफ करना था। मतलब V का कोई भी एलिमेंट्स है तो S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो ये इस तरह से हमें प्रूफ हो गया। ये हो गया अल्फा बिलोंग्स टू LS1। मतलब W1 LS1 किसके इक्वल हो जाएगा? W1 प्लस W2 के। देखिए यहाँ पर LS इक्वल टू यदि V होता है तो LS इज अ सबसेट ऑफ V ऑलवेज एंड V इज अ सबसेट ऑफ LS, ये हम बताते हैं। तो यहाँ हमने बता दिया कि W1 प्लस W2 इज अ सबसेट ऑफ LS1। तो LS1 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ऑब्वियसली इन दोनों को कंबाइन करा तो इससे हो जाएगा LS1 इक्वल टू W1 प्लस W2। यही हमें प्रूव करना था। और अगर आप केवल इतना भी लिख देंगे कि अल्फा बिलोंग्स टू LS1 मीन्स S1 W1 प्लस W2 को
जनरेट करता है तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स S1 इज ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, K प्लस L प्लस M। और K प्लस L प्लस M की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वैल्यू है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इस तरह से ये हमारी थ्योरम यहाँ प्रूफ होती है। इसको आप एक दो बार रिवाइज करें क्योंकि इन दोनों डायमेंशन की दो थ्योरम में से कोई एक थ्योरम हमेशा आती है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, उसके पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पर कि हमारा वेक्टर सब स्पेस जो क्वोशिएंट स्पेस है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये होता है V अपॉन W नेक्स्ट थ्योरम के लिए। तो V अपॉन W का मतलब होता है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं W प्लस अल्फा टाइप के, जहाँ W फिक्स हो जाता है नीचे वाला, यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फा, ये कैपिटल ही W है, जहाँ अल्फा बिलोंग्स टू V। इसके एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं। अब इसके यदि दो वेक्टर हैं, किसके, V अपॉन W के दो वेक्टर ले मैंने W प्लस अल्फा एंड W प्लस बीटा। तो जहाँ अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट्स हैं, हम देखें यहाँ पे W प्लस अल्फा एंड W प्लस बीटा, ये बिलोंग्स टू क्या होंगे, V अपॉन W, जहाँ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू V। तो इनका दो एलिमेंट्स का जो दो वेक्टर का जो सम होता है वो होता है W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा। तो ये W को दो बार नहीं लिखते, ये सिंगल एक ही बार आएगा और ये वैल्यू होगी W प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से इसके किसी भी एक वेक्टर में यदि किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो A W प्लस बीटा, तो A में W का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, W ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा के साथ। तो ये वैल्यू होती है W प्लस A अल्फा। इसी तरह से V अपॉन W है, तो इसका जो जीरो एलिमेंट्स होगा वो W प्लस जीरो, जहाँ जीरो बिलोंग्स टू V। इसका जीरो एलिमेंट जीरो नहीं होगा, क्या होगा, W प्लस जीरो इसका जीरो एलिमेंट्स होगा। जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इक्वल टू जीरो लिखते हैं, वो उसका जीरो वेक्टर होता है। तो यहाँ जीरो वेक्टर की जगह क्या आएगा, W प्लस जीरो, मतलब W इसका होता है जीरो वेक्टर। दूसरा, यदि W प्लस अल्फा इक्वल टू W है तो इसका मतलब होता है अल्फा बिलोंग्स टू W। और यदि अल्फा बिलोंग्स टू W है तो मैं लिख सकते हैं इसको हम W प्लस अल्फा इक्वल टू W। ये सब चीज़ें हमारी नेक्स्ट थ्योरम में यूज होंगी, इसको आप एक बार फिर अच्छी तरह से देख के समझ लीजिए। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट अब इसका जो इस थ्योरम का जो प्रूफ है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे डायमेंशन ऑफ V अपॉन W की थ्योरम, जो मोस्ट IMP है।